हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 8 में सब्जेक्ट साइंस जिसमें चैप्टर नंबर 10 किशोरावस्था की ओर पढ़ रहे थे। अब हम ये हमारा पार्ट 10 का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम 10.4 जनन प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका क्या है वो हम पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के जो विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी क्या है, पीयूसी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। चित्र 10.3 में दर्शाया गया है। और पीयूसी ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन है जो अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि चित्र 10.3 में हमें यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ऊपर की ओर, जो पीयूष ग्रंथि स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष यानी नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए क्या होती है, उद्दीपित होती है। और जो रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों यानी जो लक्ष्य स्थल होते हैं वहाँ तक पहुँचता है। यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। अब यहाँ पर 10.5 में हम देखेंगे मानव में जनन काल की जो है कि अवधि। अब मानव में जनन काल की अवधि क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे क्या होते हैं, जनन के योग्य हो जाते हैं। और जो युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की जो क्षमता होती है वो पुरुषों में क्या है, स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में क्या है, जननावस्था का प्रारंभ यौनारंभ यानी 10 से 12 वर्ष की आयु यानी 10 से 12 वर्ष तक की आयु में से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की जो आयु होती है वहाँ तक चलता है। यौनारंभ पर अंडाणु क्या होते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। अंडाणुओं में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। और जो ये अवधि होती है गर्भाशय की दीवार की मोटी होती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात जो युग्मनज को ग्रहण कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में क्या होता है, अंडाणु और जो गर्भाशय का मोटा स्तर होता है उसकी जो रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे जो स्त्रियां होती हैं उनमें क्या होता है, रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला जो ऋतुस्राव होता है यौनारंभ में होता है, जिससे रजो दर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। और जो ऋतुस्राव के रुक जाने को क्या कहते हैं, रजो कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो पहली है उसकी पहली कहती है कि स्त्रियों में जो जनन काल की अवधि होती है वो रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक होती है। क्या वह सही है? तो इसके बारे में हम जानेंगे आगे। जो ऋतुस्राव का जो चक्र होता है तो चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का जो मोटा होना तथा निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो क्या होता है, वह विभाजन करता है तथा जो गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले कक्षा यानी पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। चित्र 9.8 में आपको दिया गया है। तो देखेंगे अब आगे 10.6 में दिया गया है आपको, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है।
यहाँ पे देखेंगे, पहले कुछ बता रही है मैं कि मैंने अपनी माँ को और चाची को बातें करते सुना कि चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा। अब देखिए, लड़का अथवा लड़की किस प्रकार से जानेंगे, उसके बारे में दी गई है हमें जानकारी कुछ, जो है निषेचन अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले जो शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है, यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। अर्थात अध्याय 8 में का स्मरण कीजिए कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से दो गुणसूत्र होते हैं, यानी एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग सूत्र हैं, जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि जो पुरुष होते हैं उसमें एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। और युग्मक यानी अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु जो शुक्राणु है उसमें 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक जो होता है एक्स गुणसूत्र और एवं दूसरे प्रकार में होता है वाई गुणसूत्र। अब चित्र 10.4 को देखिए। यहाँ पर चित्र 10.4 देखेंगे हम। यहाँ पर मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है वह किस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चित्र 10.4 को देखिए, जब एक्स गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो वो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह जो मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होता है। यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से दिया गया है, जो है शुक्राणु ये एक्स गुणसूत्र है, इसमें वाई है, इस तरह से अंडाणु दिया गया है। इस तरह से जो है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। अब आगे देखेंगे, अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग यानी जो गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, यह पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। 10.7 में लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। चित्र 10.3 का पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूसी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए जो उद्दीपित करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि का एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। जो पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर के थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल यानी अधिवृक्क जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी है। चित्र 10.5 में आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति बताई गई है। सबसे पहले ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ सर में दिखेगी जो है कौन सी आपकी, ये रही आपकी पीयूषी ग्रंथि। यहाँ पर होती है आपकी थायराइड ग्रंथि और नीचे की ओर देखेंगे हम तो यहाँ पर आपको एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, स्त्रियों में जो है अंडाशय की स्थिति बताई गई है आपको, और यहाँ पर वृषण। अब बूझो पलेई को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त हैं जो थायराइड ग्रंथि का रोग है, ठीक है। गॉइटर एक क्या है, एक प्रकार का और थायराइड ग्रंथि का एक रोग है। अब देखेंगे काका की थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफाजी मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा। बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्रवण भी करती है, ठीक है। एड्रिनल क्या है, एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्रवण करती है।
और जो एड्रिनलिन है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। अब जो थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या है, स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने जो हार्मोन है उनका स्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे 10.8 कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। आप रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र के विषय में क्या है पहले पढ़ चुके हैं। जो इल्ली को वयस्क शलभ बनने में तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। कक्षा 7 में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। ठीक है, कक्षा 7 में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार क्या है, जो टेडपोल को वयस्क मेढक के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है, अध्याय 9 में दिया गया था। और जो लार्वा से वयस्क बनने के लिए इस परिवर्तन को कायांतरण, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, चित्र 9.10 में दिया गया है। कायांतरण कहते हैं कीटों में कायांतरण का जो नियंत्रण है वो क्या है, कीट हार्मोन द्वारा होता है। कीट हार्मोन द्वारा होता है। जो मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। और जो थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में जो आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहा है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो क्या है, टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकता। यहाँ पे क्रियाकलाप 10.3 दिया गया है। किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्र कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार करनी है आपको, और इसकी सहायता से इसकी जानकारी इंटरनेट पर आपको भी मिल सकती है आपको। अब देखेंगे 10.9 जननात्मक स्वास्थ्य। व्यक्ति का कायिक मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्त स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब आप शरीर की वृद्धि करता है तो किशोरावस्था में क्या होता है, जब शरीर वृद्धि करता है तो जो उपरोक्त बातें हैं और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। और किशोरावस्था की पोषण की आवश्यकता है आपको यहाँ पर नीचे दी गई है। किशोर की पोषण आवश्यकता है। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक क्या करना चाहिए, सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। ठीक है, ये सब क्या है, आपके प्रोटीन युक्त आहार है जिसमें कार्बोहाइड्रेट आ गया, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब क्या है आपके भोजन में प्रोटीन युक्त आहार है। हमारा भारतीय जो है भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी अपने हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। अब देखेंगे लौह यानी जो आयरन है वो तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इनमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको जो है अपने दिन और रात के भोजन का जो है जांच करनी है कि क्या आप प्रोटीन युक्त आहार ले रहे हैं अथवा तो नहीं ले रहे हैं। क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब देखेंगे फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है। जो रक्षी भोजन है, चिप्स तथा पैक किए गए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती।
क्रियाकलाप 10.4 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाना है। उसके बाद आपको खाद्य पदार्थों के नाम लिखकर जो आपके पिछले दिन यानी जो आपका बीता हुआ कल नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकाल भोजन में खाए थे, उन खाद्य पदार्थों की पहचान आपको करनी है और जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिन खाया था। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मांस, सब्जियां, दूध एवं अंडे, फल, खाद्यान्न यानी भोजन के जो है पोषक पदार्थ दिए गए हैं। अब देखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, चलिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है कि क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर आपको साफ रखना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में आपको क्या करना है, नैपकिन अथवा आप जो घर पे तैयार किया गया जो पैड यूज़ कर रहे हैं उसको आपको बदलना चाहिए। अब शारीरिक व्यायाम, ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखना सभी युवा यानी किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। इस तरह से आप शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। और आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएं करें और ना करें, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए नशीली दवाओं यानी ड्रग्स का जो है निषेध करें। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग यानी जो नशीली दवाएं होती हैं उनका सेवन करें से आपको अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए न ही करना चाहिए। जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा न दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ जिनके लत पड़ जाती है, यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। आपने एड्स के विषय में अवश्य सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का जो संक्रमण है दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित यानी जो रोगी है उसका माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। यहाँ पर देखिए किशोर द्वारा गर्भधारण। आप असंभव जानने होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत यानी कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण कि टीन आयु यानी किशोर लड़कियां मां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। बाल विवाह यानी कम उम्र में जो विवाह होता है तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है क्योंकि वे क्या है मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, अतः वो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आपके चैप्टर में से मिल जाएंगे। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखना रहेगा। इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।